आज हमारी खास फोकस रहेगी लोन्स पर। अलग अलग तरह के लोन्स, चाहे पर्सनल लोन हो या फिर होम लोन, क्रेडिट कार्ड्स की लोन हो या फिर किसी और तरह की लोन। हमारे साथ हर्ष रुंगटा साहब मौजूद हैं अपना लोन.com के, और काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री से जुड़े रहे। एक तरह से वेटरन उन्हें कहा जा सकता है। उनकी कई किताबें भी हैं जो आम लोगों को काफ़ी अच्छा गाइडेंस इस पर देती हैं। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। ये एक टिपिकल जो डिलेमा, खासकर जब हम बात करते हैं रूरल मार्केट की, आजकल आप इस क्षेत्र की भी अगर बात करें, फाइनेंशियल क्षेत्र की, तो ये कहा जाता है अक्सर कि जो रूरल मार्केट है अनटैप्ड है, वहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है। लेकिन वहाँ पर एक टेंडेंसी आम लोगों में ये भी देखी जाती है कि आज भी वे अपने किसी रिलेटिव से या दोस्त से उधार लेना पसंद करते हैं, जो कि एक फॉर्मल तरीका नहीं होता, इनफॉर्मली आप ले लेते हैं ज़बानी कुछ कमिटमेंट देकर उसमें। और एक जो ये ऑर्गेनाइज सिस्टम है लोन्स का, इन दोनों के बीच का फर्क आप कैसे समझाएंगे दर्शकों को, और फायदे किसके कितने हैं? खैर, ये तो एक कई बरसों से जो चलन है कि आप रिलेटिव से लोन ले लें, ये तो खैर एक हिस्सा ही है हमारी सोसाइटी का। तो नॉर्मली वो एक अच्छा सिस्टम है। अब लेकिन चूंकि फैमिली सिस्टम जो है वो थोड़े बिखर रहे हैं, उसकी वजह से लोन मिलना जो है अपने फैमिली से या फ्रेंड से थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। इसलिए ये विकल्प देखना है। अगर फैमिली और फ्रेंड से लोन्स मिलते हैं तो वो अच्छा एक विकल्प होता है, क्योंकि नॉर्मली इंटरेस्ट रेट भी उसमें कम होती है और आपको थोड़ा सहूलियत भी होता है कि आप जब चाहें उसका आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर वो मिलता हो तो पहले उसको लेना चाहिए, नहीं मिलता हो तो आपको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लेने की कोशिश करनी चाहिए। एक आम आदमी जो होता है काफ़ी डर जाता है जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, और एक डर उनके मन में बैठ जाता है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। अगर किसी भी लोन के लिए आपको अप्रोच करना है तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो उन्हें खुद अपने एंड पे पहले तैयार रखने चाहिए? खैर, जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स का सवाल है तो मेरे ख्याल से उनको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो वो जिससे कि बैंक अपना मानस तैयार कर सके, वो जान सके कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है। तो अगर आप कुछ अपना खुद का व्यवसाय करते हैं तो आपके जो इनकम टैक्स रिटर्न्स अगर आपने फाइल करे हैं, या आपके जो बैंक स्टेटमेंट है, मेन बैंक स्टेटमेंट जो है जहाँ पे ज़्यादा व्यवसाय के लिए जो आवगई होती है पैसों की, उस अकाउंट से होती है, उस अकाउंट के पिछले 6 महीने से 1 साल का अकाउंट, आपके पिछले 2-3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स, और कोई अगर आपके रिटर्न्स हैं, आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, तो उनके डिटेल्स। ये हो गया आपके क्रेडिट का। फिर रहा सवाल कि आप कौन हैं, उसकी जो एक पहचान पत्र के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे आपका रेशन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए भी ये भी काम आ सकते हैं। तो 2 टाइप के डॉक्यूमेंट हो गए। एक जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके रेसिडेंस, आपकी एज और आप कौन है इसका प्रूफ देते हैं, और दूसरा जो आपकी क्रेडिट डिटरमिन करते हैं कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है बैंक के लिए। ये 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर एक मिसाल के तौर पर अगर मुझे लोन लेनी है और मैं अप्रोच करता हूं किसी भी लेंडर को, कौन सी ऐसी टर्म्स और कंडीशंस होंगी, फाइन प्रिंट्स, जिस पर मुझे नज़र रखनी चाहिए? क्या पर्सनल लोन रिलेटिव टू एनी अदर फॉर्म ऑफ लोन, होम लोन, या इसके मुताबिक जो फाइन प्रिंट है वो बहुत कम है। अगर 2-3 चीज़ों का आप ख्याल रखें तो मेरे ख्याल से इसमें आप को प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बात तो, अगर कोई भी बैंक इंटरेस्ट रेट कोट करता है तो आप उससे ये लिखित में ले लें कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस रेट है या फ्लैट रेट है। अगर बैंक फ्लैट रेट कह रहा है तो वो ऑब्वियसली सही रेट बताने से शर्मा रहा है। ओनली रीज़न कि कोई बैंक फ्लैट रेट कोट करेगा, दैट इज़ बिकॉज उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो इतनी हाई है कि वो फ्लैट, अगर एक्चुअल रेट बताएगा तो शायद आप लोन ना लें। तो अगर कोई भी बैंक फ्लैट रेट बताता है तो उससे लोन ना लें। अब बहुत कम बैंक्स ऐसी हैं जो फ्लैट रेट्स बताती हैं, लेकिन ये एक ध्यान रखने की चीज़ है। सेकंड है प्रोसेसिंग फीस, जो आप पता कर लें। नॉर्मली पर्सनल लोन्स में प्रोसेसिंग फ़ी कट के आती है आपके डिसबर्समेंट में से, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तीसरी मेजर चीज़ है प्रीपेमेंट चार्जेस, वो आप पता कर लें
कि कितना प्रीपेमेंट चार्ज होगा। नॉर्मली 3 से 5% प्रीपेमेंट चार्ज हर पर्सनल लोन में होता है। और चौथी चीज जो कंज्यूमर्स नॉर्मली नहीं करते वो ये कि एग्रीमेंट आप ब्लैंक साइन कभी ना करें, उसमें 5 मिनट लगाइए, उस एग्रीमेंट को भरिए और प्लीज उसकी फोटोकॉपी अपने पास रखिए, ताकि भविष्य में अगर कुछ भी इश्यूज हो तो आपने क्या डॉक्यूमेंट साइन किया है इसका दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, न कि आप बैंक के भरोसे रहें कि उनसे कॉपी मांगे उस समय जब उनसे आपका डिस्प्यूट चल रहा हो। तो ये 3-4 चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो पर्सनल लोन बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं जी। और अगर होम लोन या और किसी तरह की लोन जैसे कार के लिए कोई लोन ले रहा है तो उसमें फिर कौन से फैक्टर्स जुड़ जाते हैं? खैर दूसरे लोन्स में तो बहुत से फैक्टर्स हैं। पर्सनल लोन चूंकि बहुत ही सिंपल है इसलिए इसमें इतने फैक्टर्स नहीं है। होम लोन में कई दूसरी चीजें जुड़ जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो होम लोन में बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग, कि अगर आप फिक्स ले रहे हैं तो वो जेन्युइनली फिक्स्ड है क्या, अगर फ्लोटिंग ले रहे हैं तो जब गिरे थे मार्केट में रेट्स उस समय जिस बैंक को आप कंसिडर कर रहे हैं क्या उन्होंने 2002 और 2003 में अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिड्यूस्ड बैलेंस का बेनिफिट दिया था, ये चेक करना बहुत जरूरी है। पर्सनल लोन में ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पर्सनल लोन आम तौर से फिक्स्ड होता है पूरे पीरियड के लिए। मेरे ख्याल से करीबन हर बैंक फिक्स्ड रेट ही चार्ज करता है पर्सनल लोन्स। कई बार ये भी होता है कि एक जो ग्राहक होता है उसके पास सुविधा उपलब्ध होती है लेकिन क्योंकि उसे ठीक से जानकारी नहीं है तो वो इसका लाभ नहीं ले पाता। आपको कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? अगर ग्राहक अपनी हायरार्की देखे कि सबसे बढ़िया लोन कौन सा है और उसके नेक्स्ट कम कौन सा है, तो सबसे बढ़िया तो ये है कि अगर आपके पास सेविंग्स है तो पर्सनल लोन के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ कि पर्सनल लोन नॉर्मली महंगा होता है, जैसे राजीव जी ने भी कहा, कंपेयर टू सिक्योर्ड लोन। तो सबसे पहले तो अगर खुद की सेविंग्स हो तो उससे कर लीजिए। अगर आप असेट लिक्विडेट करके कुछ कर सकते हैं, जो असेट आपको रिटर्न इतना नहीं दे रहा हो उसको वो सेकंड, दैट विल बी सेकंड प्रेफरेंस। थर्ड, अगर फैमिली या फ्रेंड्स से आप बोरो कर सकते हैं, दैट विल बी थर्ड। एंड फोर्थ, जैसे राजीव जी ने बहुत सही कहा कि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन लेने के पहले आप सिक्योर्ड लोन लेने की कोशिश करें। वो सस्ता भी होता है, उसकी अवधि भी ज्यादा होती है और इंटरेस्ट रेट वगैरह भी उसमें सहूलियत होती है। तो आप फाइनेंशियल एसेट्स के सामने ले सकते हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज जिसकी सरेंडर वैल्यू ज्यादा हो, बॉन्ड्स हो सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी के सामने भी आप ले सकते हैं। अगर ये सभी चीजें अगर उपलब्ध ना हो तब आप अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन के बारे में आपको सोचना चाहिए जी। लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए सिक्योर्ड लोन क्योंकि सस्ता है इसलिए। जी बिल्कुल। अब आजकल एक चलन जो काफ़ी बढ़ गया है वो है क्रेडिट कार्ड्स पर जो लोन्स मिलती हैं उसका। और कई बार ये होता है कि आउट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज या फिर एक अनअवेयर डिसीजन ले लेता है ग्राहक, लेकिन बाद में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके सामने आती हैं। आप इंडिविजुअली कैसे देखते हैं क्रेडिट कार्ड लोन्स को? खैर दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपने क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड किया और उसको रिवॉल्व कर दिया, मतलब वो तो एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया है कि आपने 100 रुपया खर्चा किया तो 5 रुपये भी पेमेंट करेंगे तो बाकी के 95 रुपये जो है बैंक बाद में ले लेगा। हर महीने आपको 5% रिड्यूसिंग देना होता है। तो वो तो बहुत महंगा होता है। तो वो तो एकदम ही कोई टेम्परेरी पीरियड के लिए, आपको कोई दिनों के लिए अगर पैसा चाहिए तो वो रिकमेंडेड ऑप्शन है, वरना तो वो रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, जैसे आपने कहा कि अब कई बैंकें, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्रेडिट कार्ड पे ठीक रहा हो तो उस पे आपको पर्सनल लोन वो दे देती हैं। उसकी ब्याज की दर भी रीजनेबल होती है रिलेटिव टू क्रेडिट कार्ड। तो जो एक नॉर्मल अनसिक्योर्ड लोन में आपको देखना है वो इसमें भी देखना है। नॉर्मली लोग भूल जाते हैं दो चीजें। एक तो उसमें भी प्रोसेसिंग फी होती है, वो आप पहले से पता कर लें। सेकेंड, इन मोस्ट केसेस आपकी जो क्रेडिट लिमिट होती है वो उतनी हद तक ब्लॉक हो जाएगी। तो अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख है और उसमें से 50,000 आपने लोन ले लिया तो आपकी क्रेडिट लिमिट सिर्फ 50,000 रुपये रह जाएगी। ये कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए। और बाकी जो सावधानियां हमने नॉर्मल अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स के लिए बताई वो इस पे भी एप्लीकेबल होंगी।